रुझान किधर है? सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मतदान लखनऊ में होना और अमेठी और फतेह रायबरेली में ठीक ठाक मतदान होना, ये बताता है कि रुझान है कहाँ। लखनऊ वो सीट है जहाँ पे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी तरह से शहरी संसदीय क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी, समाजवादी पार्टी ने 2 सीटें जीती थी विधानसभा चुनाव के दौरान, और वहाँ सबसे कम लगभग 50% मतदान हुआ, 49.88% अब तक। रायबरेली और अमेठी दोनों जगहों पर 50% से 56 लगभग 57% रायबरेली में हुआ है और लगभग 53% अमेठी में हुआ। अगर आप अपने विरोधी मतदाताओं के बस्ते उठा के फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ बस्ता नहीं लगा सकते, अगर आप ये कह रहे हैं कि मतदान के दिन कांग्रेस का प्रत्याशी प्रचार कर रहा है, तो रुझान किधर है इसका अंदाजा आराम से लगा सकते हैं। अगर इंडिया दल समूह की सभा में इतने लोग आ जाते हैं कि भगदड़ की स्थिति में हो जाती है, वहाँ पे लोग नेता भाषण नहीं कर पाते, तो ये बताता है कि रुझान किधर है। 1 घंटे के अंतराल पे इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र और फाफामऊ संसदीय क्षेत्र में सभा होती है जी। और दोनों सभाओं में मुंगारी, आपने सही कहा, वो इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले करछना विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है और इलाहाबाद शहर से अगर आप कहेंगे तो बहुत दूर भी नहीं है, वहाँ ये सभा होती है। और दूसरी सभा भी फूलपुर संसदीय क्षेत्र में होती है, लेकिन वो भी इलाहाबाद शहर से बहुत दूर नहीं थी, जो एक उपनगर फाफामऊ है उससे लगा हुआ इलाका है जहाँ पे सभा हुई थी। मेरी अपनी निगाह में जहाँ सभा हुई वो दोनों नेताओं के लिहाज से बहुत छोटी, स्थान छोटा था, बड़ी जगह पर होनी चाहिए थी। खैर, लेकिन इस प्रचंड गर्मी में आयोजकों ने उस समय भी कहा था कि इतनी गर्मी है कहाँ पे लोग आएंगे। इतनी प्रचंड गर्मी में इतना उत्साहित जन समुदाय का इकट्ठा होना, यह बताता है कि माहौल कहाँ है और किस तरफ है। इस तरह की सभा उसी दिन, यानी कल ही, गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों लोगों की सभा थी इलाहाबाद और फूलपुर में। मैंने बहुत तलाशा कि कहीं इनके वो क्लिप्स दिखाई पड़े जिसमें भीड़ दिखाई पड़े, दिखे और भीड़ का मूड दिखाई पड़े। कोई वीडियो मुझे दिखा नहीं, हो सकता कहीं हो, लेकिन मैं नहीं देख पाया। लेकिन इस दोनों स्थानों के, मैंने मुंगारी के भी और परिला के दोनों के वीडियोस अवेलेबल हैं, जिसमें उमड़ता हुआ जनसमुदाय, उत्साहित जनसमुदाय और अपने नेताओं से मिलता हुआ जनसमुदाय साफ साफ दिखाई पड़ता है। मुख्य सवाल वही है। हालांकि मैं तो निजी तौर पे आपसे कहूं कि बदलता हुआ राजनीतिक माहौल मुझे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान से ही मिलने लगा था। अगर समाजवादी पार्टी अपनी ताकत 3 गुनी बढ़ा ली, जिन इलाकों में अब मतदान होने जा रहा है या हुआ है, उनमें 12 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला, या खुला भी तो 1 या 2 सीटें मिली, जहां पे समाजवादी पार्टी कहीं नहीं थी। उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद जो पंचायत के चुनाव हुए, ग्रामीण इलाकों में विपक्षी दलों को जबरदस्त सफलता मिली। तीसरी बात, जो जब न्याय यात्रा निकली है राहुल गांधी की, उस दौरान जो उत्साह युवाओं का दिखाई पड़ा, तब भी ये लग रहा था कि एक माहौल बदल रहा है, लोग अपने मुद्दों के साथ केंद्रित हो रहे हैं और सत्तारूढ़ दल को चुनौती देने का मन बना रहे हैं जी। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार का जो तंत्र है वो बहुत जबरदस्त है, उस प्रचार के तंत्र में लोगों को विश्वास करना ये कठिन हो रहा था कि एक कोई राजनीतिक माहौल बदल भी रहा है। लेकिन यह चुनाव आते आते अब पूरी तरह से हिंदी बेल्ट में चुनाव है, मैंने मुख्य रूप से महाराष्ट्र का चुनाव आज खत्म हो गया। महाराष्ट्र के भी चुनाव में आप देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा वहां दांव पे है। पिछले चुनाव में 33 सीटें उसने जीती थी, 5 सीटें केवल विरोधियों को मिली थी जी। और वहां पे सबसे कम मतदान के बारे में बहस होती है कि आखिर मतदान किसके लिए है और क्यों। लेकिन हम तमाम चीजें आंकड़ों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। अब तक 5 बार ऐसे चुनाव हुए हैं जिसमें मतदान कम हुआ, लेकिन उन 5 चुनाव में से 4 बार सत्तारूढ़ दल सत्ता से बाहर हो गया, जिसमें वह चुनाव भी है जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लोगों से जनमत पाने का प्रयास कर रही थी और साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, उससे भी कम मतदान हुआ।
इसके साथ साथ चार बार ऐसा मौके आए। कम मतदान होने का मतलब आमतौर पर माना जाता है कि सत्तारूढ़ दल को सत्ता में बनाए रखने के प्रति लोगों की रुचि कम है। लेकिन जब ज्यादा मतदान होता है तो दोनों बातें कोई संभावना होती है, सत्ता से बाहर लोग भी करना चाहते हैं और सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं। दो उदाहरण मेरे पूरी स्मृतियों में जो मैं जाके देखा हूं। एक वो चुनाव बिहार में हुआ जब लोगों ने आरजेडी की सरकार को बाहर किया सत्ता से। उसके बाद 5 साल बाद चुनाव हुआ, फिर बड़े पैमाने पर मतदान हुआ और लोगों ने नीतीश कुमार की सरकार को बहाल रखा। पश्चिम बंगाल का चुनाव मुझे याद है जब वामपंथी सरकार को लोगों ने सत्ता से बाहर किया था, ममता बनर्जी सत्ता में आई थी, और उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ था उसमें भी चुनाव मतदान ठीक हुआ और जिसमें लोगों ने ममता बनर्जी की सरकार को बहाल रखा। ये दो मेरी स्मृतियों में, इन दोनों चुनाव में चूंकि मैं गया था इसलिए मैं कह सकता हूं। लेकिन कई बार हुआ, 1977 का चुनाव हमारी आपकी स्मृतियों में है, बड़े पैमाने पर मतदान हुआ, लोगों ने सत्ता को बाहर कर दिया। मतलब बनारस जैसे क्षेत्र में जिसको माना जाता था कि वहां जनसंघ की अच्छी खासी पहुंच होती है, चंद्रशेखर जी लगभग 69% वोट पाए थे। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कम वोट पाया, खूब जम के वोट हुआ और लोगों ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया। दोनों चीजें हैं। लेकिन बहुतायत में उदाहरण ऐसे ही है कि कम मतदान हुआ और सत्ता से बाहर हो गई जी। पश्चिम बंगाल को लेकर के बात की जा सकती है कि आखिर पश्चिम बंगाल में 73% मतदान, 74% मतदान, इसका संकेत क्या है? मेरा अपना मानना है कि पश्चिम बंगाल में दोनों दल जो सत्ता में अपने जहां पे सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, इन 7 में से 3 सीटें जीती थी। वो हुबली है, बनगांव है और एक और सीट है। 3 सीटें जीती और 3 में 2 सीटें ऐसी हैं जहां पे जीत का अंतर बहुत ही कम था जी। और उसी तरह से 4 सीटें टीएमसी जीती थी, उसमें एक सीट ऐसी है आरामबाग जहां पे जीत का अंतर बहुत कम था, 1000-1500 का अंतर रहा। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी टीएमसी ने जबरदस्त सफलताएं हासिल की। मैंने कई जैसे आरामबाग में बीजेपी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज की और हुबली में दूसरा जो सीट है मैं भूल रहा हूं उसका नाम, वो दोनों जगह पे टीएमसी ने जबरदस्त उपलब्धि हासिल की। बाकी जो सीटें हैं जैसे हावड़ा है, श्री रामपुर है, उलबेरिया है, उधर टीएमसी का गढ़ है, वहां पर तो कोई चुनौती ही नहीं है बीजेपी के लिए, बीजेपी कुछ कर भी नहीं सकती। तो उस जगह पे चूंकि सत्तारूढ़ दल टीएमसी और बीजेपी दोनों मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और कांग्रेस और वामपंथी दल भी कोशिश कर रहे हैं अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए, और चारों दल सक्रिय हैं वहां, मतलब चारों में से कोई निष्क्रिय नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसका थोड़ा बहुत जन समर्थन न हो। ये राजनीतिक दलों की अति सक्रियता का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल में बेहतर चुनाव हुआ, बेहतर मतदान हुआ। यह किसके पक्ष में जाएगा, किसके पक्ष में नहीं जाएगा? अगर विधानसभा चुनाव को कोई ट्रेंड माना जाए तो टीएमसी की स्थिति बेहतर रहेगी। भारतीय जनता पार्टी 2019 का अपना इतिहास दोहरा नहीं पाएगी। आप झारखंड को भी देख सकते हैं, 3 चतरा में, कोडरमा में और हजारीबाग में चुनाव हुआ। क्या स्थिति है वहां? कोडरमा में विनोद कुमार सिंह की स्थिति कितनी मजबूत है, वहां के कोई किसी स्थानीय पत्रकार से बात कीजिए आपको समझ में आएगा। सिटिंग विधायक है, माले का नेता है, पब्लिक जबरदस्त पब्लिक कनेक्ट है, और अन्नपूर्णा देवी जो भी वो भी आरजेडी की नेता रही हैं, जो बीजेपी से सांसद हैं और मंत्री भी हैं, उनके सामने गंभीर चुनौती है। हजारीबाग में जयंत सिन्हा देखे ही नहीं गए प्रचार करते हुए इस पूरे प्रचार अभियान के दौरान। यशवंत सिन्हा और जयंत सिन्हा के पुत्र लगातार वहां विरोध करते नजर आए, उनके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं वो। चतरा की स्थिति भी वही है। बिहार में मधुबनी और सीतामढ़ी छोड़ दीजिए तो कोई संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां आरजेडी ने मजबूत चुनौती न दी हो बीजेपी को, और विधानसभा चुनाव के दौरान भी वो दिखाई पड़ा। मतलब यहाँ तक कि हाजीपुर में आरजेडी एलजेपी और बीजेपी की तुलना में मजबूत हुई विधानसभा चुनाव के दौरान, जबकि 2019 का जब चुनाव हुआ था तो सभी सीटों पर एलजेपी कब्जा किए हुए थे। सारण की स्थिति वही है, सभी सीटों पर आरजेडी के विधायक हैं, 6 सीटें वहां पे 6 आरजेडी के विधायक हैं। तो कोई ऐसा इलाका नहीं है, और वह केवल मुद्दे वही है, मुख्य मुद्दा वही है कि आखिर बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी के सवाल पर सरकार चुप क्यों है? आखिर महंगाई का सवाल है, महंगाई के सवाल पर सरकार चुप क्यों? और जो सरकार जिन मुद्दों को चलाना चाहती थी वो चल नहीं रहे, चाहे वो हिंदुत्व का एजेंडा हो, चाहे राम मंदिर का इशू।
जिन मुद्दों पर सरकार अपने मतदाताओं को अपने साथ रोकने का प्रयास कर रही थी, वो दोनों के दोनों एजेंडे या 370 का असर वो दिखाई नहीं पड़ा। और यह चूंकि युवाओं के अंदर ये बहुत ज्यादा असर है, और जो बार बार कही जा रही है कि जो दलित मतदाता है, दलित मतदाताओं के सिविल सोसाइटी से आप बात कीजिए, अगर आपका संपर्क है, आपसे बता देंगे किस कदर बीजेपी सरकार से लोगों की नाराजगी है, और मायावती से भी लोग संतुष्ट हैं। मायावती के द्वारा जो जिस तरह के राजनीतिक निर्णय लिए गए, उनका कोर वोटर निराश हुआ है। और 2019 में, 2014 में और हाल के 2022 के चुनाव में दलित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का ठीक ठाक वोट दिया था, इस बिना पर वोट दिया था कि एक अच्छे दिन आने का जो सपना दिखाया गया। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जो उपचुनाव हुआ, खासतौर से घोसी में यह और दूसरी खतौली में, उससे ही लगने लगा था कि दलित मतदाता भारतीय जनता पार्टी से दूर होने लगा है। उसको लगने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एक आक्रामक हिंदुत्व के माध्यम से दलित समुदाय का जो अधिकार है, दलित समुदाय की जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी है, उससे उनको दूर करना चाहता है। आज वो निराश है बीजेपी से, और वह अब वोट का बंटवारा नहीं करना चाहता। जी सुनील और जी, इंडिया दल जी जी बिल्कुल बिल्कुल आते हैं उन सब पे भी जरा और माइक्रो लेवल पे हम बात करेंगे, और बहुत माइक्रो लेवल पे